बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन चार अहम डेवलपमेंट्स हैं आपसे शेयर करते हैं इस वीलॉग में। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो आज फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से पिटिशन्स टली हुई थी उस पर समाअत हुई है। उससे पहले जो तारीख़ थी उस पर भी बड़ी तफसीली आर्गूमेंट दी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, और उन आर्गूमेंट्स में अटॉर्नी जनरल ने ये चीज़ बावर कराने की कोशिश की है अदालत में कि ये जो वाक़यात हुए 9 मई के, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुए हैं और बड़ी संजीदा नौइयत के मामलात हैं और ये इसकी नज़ीर पहले मिलती नहीं है। और उसके बाद फिर उसको उन्होंने फ़ौजी अदालतों के क़याम के साथ जोड़ा है और उसको फिर जस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के जो दलाइल हैं वो जारी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशंस या उनके जो रिमार्क्स हैं वो कुछ मिले जुले से हैं। मतलब कि कोर्ट का जो माइंडसेट है वो उस हवाले से अभी कोई क्लियर कट सामने नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे एक तो उन्होंने ये बड़ा क्लियर कहा कि मार्शल लॉ लगा तो मुदाखलत करेंगे, ये चीफ़ जस्टिस साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मौजूदा दौर का ज़ियाउल हक के दौर से मवाजना ना करें, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो मार्शल लॉ का दौर है वो मार्शल लॉ का दौर है और मौजूदा जो दौर है वो मार्शल लॉ का दौर नहीं है। मौजूदा दौर का मार्शल लॉ के दौर से मवाजना नहीं हो सकता और अगर मार्शल लॉ लगेगा तो फिर हम मुदाखलत करेंगे। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने का मतलब है। उसके बाद फिर जो 102 अफराद गिरफ़्तार हैं और फ़ौज की हिरासत में, उनके हवाले से चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो ये है कि गिरफ़्तार अफराद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, ज़हनी या जिस्मानी। अच्छा, ये अब एक तरह की आप कह लें कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैं तो रिमार्क्स, लेकिन दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन कह लें, तवक्कुआत कह लें, लेकिन ये रिमार्क्स की सूरत में आज सामने आई हैं। वो कह रहे हैं गिरफ़्तार अफराद पे ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद नहीं होना चाहिए, मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। किसी रिटायर्ड जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फ़ोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक जो रिमार्क्स हैं उससे पता चल रहा है कि अदालत जो है वो बहुत कंसर्न्ड है उन लोगों के हकूक़ के हवाले से जो कि इस वक्त मिलिट्री की कस्टडी में हैं और अंडर इन्वेस्टिगेशन है बकौल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि लास्ट डेट पर उन्होंने कहा था कि ट्रायल तो अभी शुरू नहीं हुआ उनसे, तो अभी सिर्फ तफ्तीश हो रही है। तो ये जो रिमार्क्स हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, ये इशारा करते हैं कि अदालत उनके हकूक़ जो हैं उनके हवाले से कंसर्न्ड है कि मिसाल के तौर पे उन पे तशद्दुद ना हो, मुलाकात की इजाज़त हो और किसी रिटायर्ड जज को उन लोगों से मुलाकात के लिए हम फ़ोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, अब जो मैंने कहा ना कि रिमार्क्स थोड़े मिक्स्ड हैं, जिससे कोर्ट का माइंड अभी डिस्क्लोज़ नहीं हो पा रहा कि वो इवेंचुअली फ़ैसला के हवाले से किस एंगल से या किस जाविये से सोच रहे हैं। आगे वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा, यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स में अगर ट्रायल शुरू होता है तो उस ट्रायल के शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। ये चीफ जस्टिस ऑफ, यानी कि फिर अदालत के जहन में क्या ये इन्फर किया जा सकता है कि अदालत, यानी कि क्या ये एज्यूम किया जा सकता है कि क्या अदालत के जहन में गुंजाइश मौजूद है फ़ौजी अदालत में ट्रायल की, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह ज़रूर करें, जब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें। ये एक रिमार्क है चीफ जस्टिस का। उसके बाद उन्होंने, अब देखें ना, अब फ़ौजी अदालत के क़याम, एक सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि फ़ौजी अदालतों का क़याम मौजूदा लीगल सेटअप में हो सकता है या नहीं हो सकता। दैट इज़ द क्वेश्चन दैट द कोर्ट नीड्स टू एड्रेस इन द फर्स्ट प्लेस। और जब इसका तयन हो जाएगा कि फ़ौजी अदालतों का क़याम हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आइन और कानून की रोशनी में या नहीं हो सकता है, तो उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी ना। मिसाल के तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि फ़ौजी अदालतों का क़याम मुमकिन है मौजूदा कानूनी ढांचे के अंदर रहते हुए, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस बात के ऊपर बात करेगा ना कि अगर फ़ौजी अदालतों का क़याम मुमकिन है और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल सकता है तो वो ट्रायल किस तरह चलना चाहिए, उसका प्रोसेस, उसका प्रोसीजर क्या होने चाहिए, मुल्ज़मान के हकूक़ क्या होने चाहिए। लेकिन पहला सवाल तो यही है कि क्या फ़ौजी अदालत में ट्रायल चल सकता है, नहीं चल सकता। यहाँ पे उनके जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के, वो पहले सवाल के
हवाले से नहीं है, बल्कि वो दूसरी स्टेज के, वो स्टेज 1 के नहीं है, वो स्टेज 2 के हैं। यानी कि अगर फौजी अदालत में ट्रायल चल सकता है तो फिर स्टेज 2 में ये बात आएगी ना कि वो ट्रायल किस तरह से चलेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो उसके बारे में वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पहले आगाह किया जाएगा, शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। नाउ दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेशन और एन इंस्ट्रक्शन कि अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलेगा तो शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश करूं? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल सकता है, नहीं चल सकता। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज के ऊपर रिमार्क्स देना शुरू कर दे कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ऐसे चलना चाहिए या ऐसे चल सकता है, तो उसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल सकता है। क्योंकि जब ऐसे की बात आ जाएगी तो इसका मतलब यह है कि वो चल सकता है। अभी कोई फैसला नहीं है, अभी पहला सवाल कि चल सकता है या नहीं चल सकता, फौजी अदालतों का क़याम मुमकिन है या नहीं मुमकिन है, मौजूदा कानूनी आईनी ढांचे के अंदर उसका जवाब अभी तय होना है और सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब देना है। और कोई शख्स नहीं दे सकता, और कोई सियासी जमात नहीं दे सकती, और कोई एंटिटी नहीं दे सकती। इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने ये जजमेंट देनी है, ये वर्डिक्ट देना है, और वो फिर हरफ आखिर होना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया। उसका रिव्यू वगैरह फाइल हो सकता है, उस रिव्यू में फिर दोबारा अगर कोई दूसरा फैसला आ जाता है फिर वो हरफ आखिर हो सकता है। बट इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री विच हैज टू डिसाइड दिस लीगल क्वेश्चन कि मौजूदा कानूनी ढांचे में फौजी अदालत में ट्रायल चल सकता है या नहीं चल सकता। तो अगर तो चल सकता है, उसके बाद फिर आप कहना कि उसमें शवाहिद रिकॉर्ड होने चाहिए, ट्रायल खुली अदालत में होगा। यह भी एक रिमार्क आया आज कि ट्रायल खुली अदालत में होगा। उसके बाद फिर जब ये रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस की तरफ से कि शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे, ट्रायल खुली अदालत में होगा, तो उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स आए हैं कि ट्रायल के दौरान अहले खाना और वकला को आने की इजाज़त होगी। अब ये देखें, अटॉर्नी जनरल साहब भी उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। स्टेज 2 की डिस्कशन में अटॉर्नी जनरल साहब भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि सर वहाँ पे तो मतलब कि अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल रहा होगा तो वहाँ पे अहले खाना और वकला जो मुल्ज़िमान के हैं उनको भी आने की इजाज़त होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने वहाँ पे उनको जेल में ही रखा हुआ है 102 लोगों को, लेकिन दहशत गर्दों की तरह नहीं रखा हुआ। ये भी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वहाँ पे उनको इस तरह से रखा हुआ है। और जब ये गुफ्तगू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किस तरह होगा, यानी कि खुली अदालत में होगा, शवाहिद रिकॉर्ड होंगे, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस दोबारा आते हैं और हुक्म इम्तना की जो दरख्वास्त थी कि स्टे किया जाए मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को, तो उन्होंने कहा अभी तो ट्रायल कोई हो ही नहीं रहा, तो फिर हुक्म इम्तना किस बात का। तो ये जो मतलब कि गुफ्तगू है, जो रिमार्क्स हैं, उसमें थोड़ा मुझे अबहम नज़र आ रहा है। और मैं सर्टनली चीफ जस्टिस को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को या किसी को भी अभी उस हवाले से आप ये कह नहीं सकते हैं कि वो ज़रूरी अपना माइंड डिस्क्लोज करें। नो, द जजेस मे नॉट डिस्क्लोज देयर माइंड। जजेस के रिमार्क्स होते हैं जिससे फिर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कोर्ट का क्या माइंड है, और वो फिर उसके मुताबिक आप उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक के जो रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, उसमें मुझे नज़र आता है कि अभी द सिचुएशन इज़ काइंड ऑफ मे बी 50-50 के एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी उसका क़याम हो सकता है, नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ अगर क़याम हो जाता है तो फिर मामला ऐसे चल सकते हैं। अच्छा, और फिर वो कहते हैं हुक्म इम्तना तो हम किस बात का दें, क्योंकि अभी तो किसी किस्म का कोई ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, तो हुक्म इम्तना यानी कि स्टे करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अपील का हक मिलेगा मुल्ज़िम को फौजी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़, तो उसके लिए हुकूमत ने जवाब के लिए 1 माह की मोहलत मांग रही है। यानी कि ये मामला फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का अभी इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, यानी कि इसी बात पे कि अपील का हक होगा मुल्ज़िम को या मुजरिम को फ़ौजी अदालत में ट्रायल चलने के बाद, फ़ैसले के बाद, हुकूमत ने 1 महीने का वक्त मांग लिया कि 1 महीने में सर आपको बताते हैं कि अपील करने का हक होगा या नहीं होगा। तो अगर 1 महीने बाद हुकूमत इसका जवाब देती है और फिर उस जवाब की रोशनी में और दीगर दलाइल की रोशनी में फिर जाके सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, तो इसका मतलब है दिस इज़ गोइंग टू टेक टाइम। एंड इफ़ इट इज़ गोइंग टू टेक दिस मच टाइम, लेट्स से, तो फिर चीफ जस्टिस साहब मेरे ख्याल में मिड सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब। तो ऐन मुमकिन है कि ये केस जो है ये फिर नए चीफ जस्टिस जब ओथ ले लें, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, तो
उस टाइम तक ये केस लिंगर ऑन करे और उससे पहले इसका फैसला ना आए। आपको याद है जब ये मामला शुरू हुआ था तो शुरू में उमर अताब बंदयाल साहब के रिमार्क्स आए थे कि हम जल्दी इस मामले का फैसला करना चाहते हैं, और फिर एक डेट पे उन्होंने ये भी कहा था, यानी कि वो वीकेंड पे उन्होंने ये कहा था कि मंगल तक हम इस केस का फैसला कर देंगे, यानी कि सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद मंगल तक हम इसका फैसला कर देंगे। ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। अभी उसके बाद फिर एक लंबी तारीख आई और बड़ी ईद की छुट्टियां आ गई, ईद उल अज़हा की, और उसके बाद अब केस दोबारा टेकअप हुआ है। टेकअप होने के बाद उसमें 2-3 तारीखें हो चुकी हैं और उनमें अब फाइनली आज 1 महीने का टाइम मांगा है हुकूमत ने कि जी हम आपको बताएंगे कि अपील करने का हक होगा या नहीं होगा। तो एक तो ये खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उस हवाले से एक और ख़बर आज की। एक वकील साहब हैं जिनका नाम है फरहाद शाह साहब, उनको स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया है। तो बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर आज उनकी गुफ्तगू बड़ी कोर्ट हो रही है मीडिया में, और उन्होंने कुछ बातें कही हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर का ये बातें मीडिया के सामने आके करना क्या मुनासिब है, क्योंकि मामला अभी ज़ेरे तफ्तीश है और तफ्तीश कि क्या कंक्लूजन है। आई डोंट थिंक द स्पेशल प्रोसिक्यूटर के लिए मुनासिब है कि वो तफ्तीश का कंक्लूजन मीडिया के साथ शेयर करे और बताए कि आगे तफ्तीश में क्या होना चाहिए या होगा। लेकिन फरहाद शाह स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं और उन्होंने कहा है जिना हाउस हमले में इमरान खान की हद तक तफ्तीश मुकम्मल है, इमरान खान कसूरवार पाए गए हैं, सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, वो तमाम केसेस में गुनहगार हैं, आनत जुर्म में चार्ज किया जा रहा है, गिरफ्तार ना किया गया तो सबूत सफ़ाए मिसल पर लाने में रुकावट होगी, लिहाजा गिरफ्तार किया जाए, ये ज़मानत का केस ही नहीं है, मोबाइल फ़ोन दरकार है। बहुत सारी बातें कहती हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने। एक तो उन्होंने पूरी तफ्तीश बता दी, वो जो JIT की तफ्तीश है जिसने इमरान खान साहब को तलब किया था और फिर कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा के उनसे सवाल किए थे, जिसमें एक DIG, एक SSP और 4 SPs थे आई सपोज। तो उनकी तफ्तीश का जो नतीजा है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने आज शेयर कर लिया मीडिया के साथ, और आगे वो मज़ीद बता रहे हैं कि अब इस तफ्तीश में इमरान खान का गिरफ्तार होना ज़रूरी है, और इमरान खान को गिरफ्तार ना किया गया तो सफ़ाए मिसल पर सबूत लाने में रुकावट होगी, और इमरान खान का मोबाइल फ़ोन चाहिए और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फिर वो कुछ एविडेंस वगैरह कलेक्ट करना चाहते हैं। तीसरी खबर इस वीलॉग की है जी, आज़म खान साहब की आज एक तस्वीर आई है, वो भी मीडिया पर दिखाई जा रही है, और नैब ऑफिस रावलपिंडी में उनको तलब किया गया था, वो पेश हुए हैं, और वहाँ से मेरे ख्याल में जब वो निकल रहे थे तो तब वो तस्वीर ली गई है। और आज़म खान साहब के हवाले से ख़बर ये है कि उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। 190 मिलियन पाउंड अलकादे ट्रस्ट केस में उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने सवालों के जवाब दिए, और ज़राए से ख़बर ये आ रही है, ज़राए की ख़बर है, क्योंकि अभी आज़म खान का वो 164 वाला बयान तो अभी किसी के सामने नहीं आया, वो तो मीडिया की ख़बर ही है कि 164 का बयान हो गया। लेकिन आज आज़म खान नज़र आए हैं नैब के दफ्तर से निकलते हुए, और उसके बाद ज़राए से ख़बर यह है कि बयान तो चलो हो गया ना, लेकिन ज़राए से ख़बर यह है कि उनका जो बयान है वो इमरान खान के दावों के बरअक्स बयान दिया है आज़म खान ने। अब ये बात दुरुस्त है गलत है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिपोर्टिंग ये हो रही है ज़राए से कि जी उन्होंने बताया कि किस मौके पर इमरान खान इस हवाले से हदायत देते रहे, शहजाद अकबर भी रकम के हवाले से मुशावरत करते रहे, मीटिंग का अहवाल भी बताया कि वो जो काबीना में मीटिंग्स होती रही हैं उसमें किस तरह से वो चीज़ जो है उसको आगे पुट फॉरवर्ड किया गया और कैसे आगे चलाया गया। तो इस तरह की बातें आज़म खान ने। लेकिन ये तो अलकादे ट्रस्ट केस में पहले भी आपसे कह चुका हुआ हूँ कि मामला बड़ा सीधा है, और वो ये है कि वो जो 190 मिलियन पाउंड बाहर से आए थे, क्या वो इमरान खान की ज़ाती जेब में गए थे या फिर वो वाया हुकूमत पाकिस्तान, जिसके हेड उस वक्त इमरान खान थे, सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन कराची के अकाउंट में एडजस्ट हो गए थे। तो यही मामला है। तो अगर तो वो बैरिया टाउन कराची के अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्ट कर दिए थे तो पैसा तो वहीं पे पड़ा हुआ है। अब उस पैसे को अगर रिकवर करना है तो, और अगर वो पैसा गलत वहाँ पे अकोमोडेट हुआ है तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसको फौरी तौर पे वहाँ से रिकवर कर ले और वापस अपने हुकूमत के ख़जाने में डाल ले, क्योंकि वो जो पैसा वहाँ पे अकोमोडेट हुआ है वो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हुआ है।
और सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया था कि इस पैसे को यहाँ पे अकोमोडेट किया जाए, तो उसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं। तो अगर तो इल्ज़ाम ये होना कि वो 190 मिलियन पाउंड बाहर से आया है और उसमें से कुछ पैसा मलिक रियाज को दे दिया, कुछ उसमें से मलिक रियाज ने इमरान खान को दे दिया और इमरान खान ने अपनी ज़ाती जेब में रख लिया, और उसके ऊपर मलिक रियाज का भी कोई स्टेटमेंट है या कोई और स्टेटमेंट है, कोई विटनेस है, कोई गवाह है, कोई एविडेंस है, और पैसा गायब है, फिर तो ये केस बनता है। लेकिन जब 190 मिलियन पाउंड जो आया है वो पता है कि कहां पड़ा है और वहां से रिकवर हो सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बैरिया टाउन के अकाउंट में अकोमोडेट हुआ है, और या वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, मुझे नहीं पता किधर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, तो भाई वो रिकवर कर लें वहाँ पे जाके। उसमें से इमरान खान ने अपनी जेब में क्या लिया है इसका जवाब नहीं है, लेकिन बहरहाल अलकादिर ट्रस्ट केस एक बना हुआ है, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, और क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट केस है, तोशा खाना है, उसमें जिस तरह से हुकूमत आगे जाना चाह रही थी उस तरह से उनको कामयाबी हुई नहीं है, तो अभी जो मामला साइफर का है वो भी उठा दिया, और ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्टिकल 6 100% इमरान खान पर लग सकता है, कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ किया है और आर्टिकल 6 लग सकता है। अब आर्टिकल 6 की जो वर्डिंग है ना, वो अगर आइन को कोई तोड़े तो आर्टिकल 6 लगता है। आइन को कोई तोड़े, आइन की खिलाफ वर्जी करने से, जो कि हर रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी इदारे करते हैं, आर्टिकल 6 नहीं लगता। आर्टिकल 199 में एक रिट पिटिशन फाइल होती है पुलिस के ख़िलाफ़, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, दीगर डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़, कि जी ये इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी किया, और फिर उनका जो भी वो मामला होता है, अगर वो आइन के ख़िलाफ़ होता है, अदालत उसको कलअदम करार देते हुए उसकी दुरुस्तगी कर देती है। तो मैक्सिमम ये हो सकता है वो आर्टिकल 5 को कोट करके जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी उसके ख़िलाफ़, और ये ऑलरेडी हो चुका है बाय द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि रात को 12 बजे ही अदालत खुली थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लेते हुए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की उस रूलिंग को गलत कहते हुए कलअदम करार दे दिया था, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग हो चुकी और इमरान खान की वजारत उज़्मा खत्म हो चुकी, हुकूमत खत्म हो चुकी। अब इसमें आर्टिकल 6 की गुंजाइश ख्वाजा आसिफ कहां से निकाल रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ ही बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने का, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।